करियर गर्ल एम्पायर अंकित। अब चेन्नई आके मैंने जितनी तमिल सीखनी थी उतनी सीख ली और आपको बोल दी। और चेन्नई में आया हूँ इस गाड़ी के लिए, यानी कि मारुति सुजुकी ब्रेजा के लिए। अब इसमें से विटारा हटा दिया गया है। विटारा क्यों हटाया है इस बारे में मैं आपको बाद में एक वीडियो बना के ज़रूर बता दूंगा। लेकिन इस गाड़ी में अगर आप देखोगे ना तो नए जनरेशन के तौर पर, यानी कि जनरेशन वही है एग्जैक्टली अगर देखा जाए, क्योंकि प्लेटफॉर्म वही है, डायमेंशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव हुआ है इसकी सुंदरता पर, और साथ ही इस गाड़ी के जो इंटीरियर में आपको चीज़ें देखने को मिलती है ना, वो पूरी बदली हुई देखने को मिल जाती है। यानी कि कह सकते हो कि ये पहले के मुकाबले अब ज़्यादा हॉट और टैकी हो गई है, ऐसा कंपनी भी इसे कह रही है और दिखने में भी ये लग रही है। अब दिखने में कैसी लग रही है, बदलाव क्या क्या है, इस बारे में मैं बात कर लेता हूँ और अपनी राय भी देता हूँ कि मुझे कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं आपसे भी आपकी राय पूछूंगा कि आपको वो बदलाव कैसे लग रहे हैं पुरानी विटारा अब ब्रेजा के मुकाबले। तो यहाँ पर अगर आप फ्रंट डिज़ाइन देखते हो तो यहाँ पर आपको जो चौड़ाई है वहाँ पर कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ग्रिल है ना, ये आपको पूरी बदली हुई नजर आएगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही है। यहाँ पर आपको डुअल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिल जाती है और यहीं पर आपको डीआरएल देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी लग रहे हैं। नीचे की तरफ आप आते हो तो यहाँ पर जो फॉग लाइट है वो भी अब आपको बदली हुई नज़र आती है, और ये सेम सेटअप वही है जो आपने एक्सेल 6 में भी देखा होगा। और यहाँ पर अगर आप फॉग लाइट की हाउसिंग देखोगे ना तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी नज़र आ रही है। नीचे की तरफ अगर आप आते हो तो यहाँ पर ये वाली जो ग्रिल है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्लैडिंग वाला, ब्लैक क्लैडिंग वाला, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बढ़िया नज़र आ रहा है। और फ्रंट में यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है। ओवरऑल फ्रंट का जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा मैच्योर लग रहा है पहले से, और प्रीमियम भी नज़र आ रहा है। 2022 ब्रेजा के अगर हम साइड प्रोफाइल की तरफ आते हैं तो यहाँ पर चेंजेस क्या हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो ये जो साइज़ है गाड़ी के एलॉय व्हील का, वो साइज़ पुराना जैसा ही देखने को मिलता है 16 इंच का, लेकिन एलॉय व्हील का डिज़ाइन अब चेंज कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा प्यारा भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर साइड में आपको क्लैडिंग जो है वो बड़ी बड़ी देखने को मिल जाती है, और जाहिर सी बात है एसयूवी वाला डिज़ाइन आपको यहाँ से देखने को लग रहा है। साइड से अगर आप देखोगे ना तो जो लंबाई है वो पुरानी जितनी है, लेकिन ऊंचाई जो है वो 45 mm के आसपास बढ़ गई है। बड़ी इसलिए भी है क्योंकि ये जो आप रूफ रेल्स ऊपर की तरफ देख रहे हो ना, इसकी वजह से इस गाड़ी का साइज़ बढ़ गया है। ये नहीं कि आप अंदर बैठोगे तो अंदर आपको ज़्यादा जो हेडरूम है वो देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको जितना पुरानी विटारा ब्रेजा में देखने को मिल रहा था हेडरूम, उतना ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट बटन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर ये जो सी पिलर है ना, यहाँ पर फिर से काम किया गया है और इसे प्रॉपर एक नया लुक देने की कोशिश की गई है, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा प्यारी नज़र आ रही है। और देखा जाए तो साइड से आपको ये हॉट ज़रूर लग रही होगी। रेयर प्रोफाइल में आते हैं तो यहाँ पर भी गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो पूरी तरह बदला हुआ नजर आएगा। बदला हुआ कैसे नजर आएगा, एक बार आप पहले खुद ध्यान से देख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देख लिया? अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर ब्रेजा लिखा हुआ है, विटारा का वर्ड जो है ना वो कहीं पर भी नहीं है, यानी कि अब आप इस गाड़ी को ना सिर्फ ब्रेजा ही कहोगे। और ऊपर की तरफ देखते हो शार्क फिन एंटीना है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, ये डुअल टोन कलर है, यानी कि जो वेरिएंट आपको टॉप वाला मिलता है ना, उसमें अगर डुअल टोन कलर ऑप्शन आप लेते हो तो उसके लिए अतिरिक्त अमाउंट आपको देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर जो एलईडी टेल लाइट है उसका जो सेटअप है वो पूरी तरह नया देखने को मिलता है और वाकई काफ़ी ज़्यादा प्यारा भी नज़र आ रहा है। स्मार्ट हाइब्रिड का यहाँ पर आपको बैज मिल जाता है, और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको रियर पार्किंग कैमरा मिल जाएगा। हालांकि 2 आपको साइड ORVM और एक फ्रंट में भी देखने को मिलता है, इसलिए क्योंकि कंपनी ने इस गाड़ी में ना 360 डिग्री पार्किंग कैमरा व्यू दिया है। और एक चीज़ लास्ट, यहाँ पर आपको ये जो रियर स्किड प्लेट है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है और वाकई आपको एक SUV वाला फील देती हुई नज़र आ रही है। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं और वो बदलाव कितने बेहतर हैं। तो फाइनली आपको मारुति की किसी गाड़ी में ना सनरूफ देखने को मिल रही है, और ये शुरुआत करी है ब्रेजा से। अब यार SUV है, कॉम्पैक्ट SUV है, और सनरूफ वाली गाड़ी की ना बहुत ज़्यादा डिमांड है, खासकर इस सेगमेंट में। इसीलिए कंपनी ने इस बात को बहुत ही बारीकी से समझा और अपनी गाड़ी में एक इलेक्ट्रिक सनरूफ शामिल कर दी। सनरूफ के अलावा अगर आप गाड़ी का पूरा इंटीरियर देखते हो ना तो यहाँ पर भी आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आप इसका डैशबोर्ड देख लो, यहाँ पर भी पूरी तरह चेंज किया हुआ है, और ये वाला जो एलिमेंट है यानी कि ये जो ब्राउन कलर आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, और इस पर ये जो टेक्सचर कंपनी ने दिया है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। हालांकि सॉफ्ट टच मटेरियल का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया है और हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन इस
प्लास्टिक की जो क्वालिटी है ना वो भी वाकई ज़बरदस्त है। 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि स्मार्ट प्ले प्रो प्लस स्टूडियो है, और इसी में ही आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है, और साथ ही नेक्स्ट जनरेशन सुजुकी कनेक्ट ऐप भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है, और साथ ही आपको कुछ कनेक्टेड फीचर्स भी इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। और इस सिस्टम के साथ ना एरकमिस का ऑडियो सिस्टम दिया है जिसका ना आउटपुट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको HUD यानी कि हेड अप डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। 4.2 इंच की बीच में जो स्क्रीन है वो देखने को मिल जाती है, और ये कलर स्क्रीन है, और इसी में ही आपको सारी जानकारियाँ देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट आप तेज़ धूप में भी इसे ईजिली रीड कर सकते हैं, और यहाँ पर 2 एनालॉग बड़े बड़े मीटर देखने को मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी खासी पकड़ देखने को मिल जाती है, और स्टिचिंग यहाँ आप देख रहे हो तो ये वाकई काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। और जो स्टीयरिंग व्हील है अगर आप देखोगे इसका जो डिज़ाइन है वो आपको सेम XL6 जैसा ही देखने को मिल जाएगा। बलिनो में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलता है, लेकिन नीचे की तरफ ये फ्लैट बॉटम वाला फील आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। जी हाँ, ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको पैडल शिफ्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा ये जो स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स है ये वाकई आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाले नज़र आते हैं। और स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात कर रहे थे तो ये बेसिकली ये टिल्ट तो मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको टेलीस्कोपिक भी देखने को मिलता है जो कि अगेन काफ़ी अच्छी चीज़ है इस SUV के लिए। अब बाकी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आपको AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। हालांकि इनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको ठंडक पर्याप्त मिल रही है। नीचे की तरफ आप आते हो तो ये जो AC के कंट्रोल्स हैं वो आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। XL6 में भी आपको सेम ऐसे ही देखने को मिल रहे थे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वायरलेस चार्जर कंपनी यहाँ पर ऑफर कर रही है, और साथ ही यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है इंफोटेनमेंट सिस्टम कनेक्ट करने के लिए, और साथ ही यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जैसे कि बताया ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है, और साथ ही यहाँ पर हैंड ब्रेक देखने को मिल जाती है, 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। और एक चीज़ और, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इस 360 डिग्री कैमरे की जो क्वालिटी है ना वो वाकई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप देखो सीट्स के कंफर्ट की बात करें तो इसमें कंपनी ने काफ़ी अच्छे कुशनिंग का इस्तेमाल किया है, और जिस तरीके से आपको डैशबोर्ड पर डुअल टोन वाली फिनिश आ रही थी ना कलर की, वैसे ही आपको सीट में भी देखने को मिलेगी, और काफ़ी बढ़िया लग रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो साइड कंफर्ट है सीट्स में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इनफैक्ट आपको ऐसा लगेगा कि पीछे से जो सीटें हैं ना वो आपको हक करके बैठी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी देखने को मिल जाता है, जिसके चलते लंबा व्यक्ति भी इजीली यहाँ बैठ सकता है। अब बात करते हैं स्टोरेज स्पेस की, तो दरवाज़ों पर आप 1-1 लीटर की पानी की बोतल के अलावा और भी काफ़ी कुछ सामान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि पुरानी विटारा ब्रेजा जैसा ही है, और इसमें आपको अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है अगर आप देखोगे, और साथ ही अगर आप यहाँ देखोगे तो को ड्राइवर सीट पर आपको यहाँ पर एक वैनिटी मिरर भी देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर कोई लाइट इधर नहीं है, ऊपर की तरफ लाइट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर आप जलाना चाहोगे तो इजीली जल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे ड्राइवर साइड में तो यहाँ पर आपको एक सिर्फ टिकट होल्डर देखने को मिलता है, ना ही कोई वैनिटी मिरर है और ना ही कोई लाइट है। स्टीयरिंग व्हील के अगर हम राइट साइड में देखेंगे तो ये जो बटन्स हैं यहाँ पर आपको कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ऊपर के ये जो 4 बटन्स हैं ये HUD के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो 360 डिग्री पार्किंग व्यू वाला जो कैमरा है वो इस बटन को दबाते ही ऑन हो जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, और यहाँ पर जो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है उसका बटन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर ये हेडलाइट का बटन देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं रियर सीटों पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो आर्मरेस्ट मिलता है ना ये एडजस्टेबल है, यानी कि आप इसे आगे पीछे खिसका सकते हैं और इसी में ही थोड़ा बहुत सामान भी आप इजीली रख सकते हैं। तो अब चलते हैं फाइनली रियर सीटों पर। 2022 ब्रेजा के रियर सीटों पर आते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मुझे कितना ज़्यादा स्पेस मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप ये जो ड्राइवर सीट है इसको देखेंगे तो ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट है और मैं पीछे की तरफ बैठा हूँ, तो यहाँ मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बढ़िया लेग रूम देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको अच्छा खासा हेडरूम भी देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप यहाँ देखोगे तो जो अंडरनीथ थाई सपोर्ट है वो भी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। हालांकि लंबा व्यक्ति बैठेगा यहाँ पर तो उसे थाई सपोर्ट में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो सीट है उस हिसाब से ज़्यादा चौड़ी नहीं है।
तो इसके अलावा अगर आप पीछे की तरफ देखते हो तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा बैक एंगल रेस्ट देखने को मिल जाता है, जैसा कि आपको पहले ब्रेजा में देखने को मिल रहा था। और साथ ही यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाते हैं, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, 3 लोग रियर सीट पर बैठ सकते हैं। और 3 में से जो बीच में बैठेगा व्यक्ति उसके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। दिक्कत इसलिए हो सकती है क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई हेडरेस्ट है, और साथ ही यहाँ पर ये जो फुटबोर्ड आप देख रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा सा हम्प है, तो जाहिर सी बात है उसे पैर रखने में और सर रखने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर बीच वाले पैसेंजर के लिए कंपनी ने कोई भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं दिया है। यहाँ पर लैप बेल्ट मिल जाती है और 2 पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट देखने को मिल जाती है। सुविधाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 2 AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, रियर AC वेंट्स, और यहीं से आप इसका जो एयर फ्लो है उसे सेट कर सकते हैं, यानी कि या तो बंद कर सकते हैं या फिर ऑन कर सकते हैं। नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर एक टाइप C USB पोर्ट मिल जाता है जो कि फास्ट चार्जिंग सुविधा के साथ आता है, और साथ ही एक टाइप A USB पोर्ट देखने को मिल जाता है। दरवाजों पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको 1-1 लीटर की पानी की बोतल रखने के लिए जगह मिल जाती है, और थोड़ा बहुत सामान भी आप रख सकते हो बोतल के अलावा। साथ ही अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस उतना ही मिलता है जितना कि पुरानी विटारा ब्रेजा में देखने को मिल रहा था, 328 लीटर्स का। और अगर आप बूट स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो रियर सीटों को 60-40 में फोल्ड करके आप बूट स्पेस बढ़ा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ड्राइवर और को ड्राइवर सीट के पीछे आपको 2 मैगजीन होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर 4 kg वजन लादने के लिए एक हुक भी देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं इस गाड़ी की ड्राइवर सीट पर और इस गाड़ी को लेकर चलते हैं ड्राइव पर और बताते हैं कि इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है। मैनुअल भी चलाएंगे और ऑटोमेटिक दोनों चलाएंगे, दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे कि इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन उससे पहले एक बार इसके इंजन की जो डिटेल है ना वो मैं आपको समझा देता हूँ, वो आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसका इंजन देखने को मिल जाता है, क्योंकि इंजन में भी कंपनी ने बदलाव किया। नई 2022 ब्रेजा के साथ आपको नया इंजन भी मिलता है। ये डुअल VVT और डुअल जेट इंजन है, यानी कि डुअल इंजेक्टर इसमें कंपनी ने लगा दिए हैं। और ये जो इंजन है ना बेसिकली आपने XL6 और अर्टिगा में भी देखा होगा। हालांकि ये इंजन ना K15C है, पुराना वाला जो इंजन मिल रहा था वो K15V था, और उस इंजन के मुकाबले इस गाड़ी की जो माइलेज है उसमें भी थोड़ा सुधार हुआ है, और साथ ही इसकी ड्राइवेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव हुई है अगर आप इस इंजन के साथ इस गाड़ी को चलाओगे। इस इंजन की पावर आउटपुट की अगर हम बात करें तो आपको लगभग 101.6 bhp के आसपास पावर देखने को मिल जाती है, और साथ ही टॉर्क आपको 136.8 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। 137 ही आप समझ सकते हो। तो इंजन देख लिया है, मैंने आपको स्पेसिफिकेशंस बता दिए हैं। अब चलते हैं गाड़ी की ड्राइव पर। लेकिन हाँ, इंजन के साथ ना कंपनी ने जो 12 वोल्ट का SHVS माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है वो कैरी फॉरवर्ड किया है, यानी कि पुरानी वाले में जो मिलता था वही आपको इसमें भी मिलता है, और उसी के चलते इस गाड़ी की जो माइलेज है वो आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। तो अब चलते हैं फाइनली इस गाड़ी की ड्राइव पर और चलाते हैं इस गाड़ी को। तो फाइनली चला रहे हैं 2022 ब्रेजा। जी हाँ, इंजन के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, और इस इंजन के साथ मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। जी हाँ, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, और इसी के साथ पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। पहले में हम इंजन की बात कर लेते हैं। तो इंजन देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड नज़र आ रहा है, हालांकि थोड़ा सा शोर मचाता है अगर आप इस गाड़ी को हाई रेव्स पर लेके जाते हो, यानी कि 5000 RPM के आसपास इसे टच करने की कोशिश करते हो या उससे ऊपर लेके जाते हो तो इंजन काफ़ी ज़्यादा शोर करने लगता है। इसके अलावा जो रोड की नॉइज़ है ना, यानी कि जो टायर की नॉइज़ है वो आपको केबिन में सुनाई देती है, बाकी का इंजन का कोई शोर आपको सुनाई नहीं देगा। अगर आप डिसेंट रफ्तार पर चल रहे हैं तो भी वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है, और साथ ही इंजन जो है काफ़ी हैप्पीली नेचर के साथ आता है, यानी कि अगर आप लो RPM से लेके हाई RPM तक एकदम से एक्सेलरेट करते हैं तो वहाँ पर भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। काफ़ी रिफाइंड इंजन है, और इसी इंजन के साथ इस गाड़ी की जो ड्राइवेबिलिटी है वो भी बेहतर देखने को मिल रही है। अब इसमें आपको नया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, तो जो पुराना वाला था 4 स्पीड ऑटोमेटिक वो बंद कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और नया वाला जो ट्रांसमिशन है ना वाकई बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। अगर आपको फन टू ड्राइव चाहिए ना तो सही बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको मैनुअल से ज़्यादा ना इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलने वाला है, क्योंकि इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। अगर आप इसे मैनुअल मोड पर लगा के चलाना चाहते हो तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। काफ़ी बढ़िया क्विक रिस्पॉन्स देता हुआ ये नज़र आता है इसका ट्रांसमिशन, यानी कि अगर आपको एकदम से रफ्तार बढ़ानी है तो वहाँ पर
ये जो ट्रांसमिशन है काफ़ी बढ़िया काम करता है और एकदम से अप शिफ्ट भी कर लेता है। वहीं अगर आप एकदम से ब्रेक लगाने की कोशिश करते हो या स्पीड कम करते हो तो वहाँ पर भी ये डाउन शिफ्ट काफ़ी क्विकली कर लेता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि इस ट्रांसमिशन के साथ कब गियर गाड़ी के चेंज हो रहे हैं। तो ये तो बहुत ही खास बात है। पहले तो आपको क्या होता था कि ब्रेजा जो है ना 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ थोड़ा सा झूला झुलाती हुई नजर आती थी, यानी कि जब आप एकदम से हाई रेप्स पर लेकर जाते थे तो उस समय गाड़ी को समझ में नहीं आता था कि कौन से गियर पर चल रही है या कौन सा गियर इसे लगाना है, अप शिफ्ट करना है, डाउन शिफ्ट करना है। और चढ़ाई वगैरह करते समय भी उतनी दिक्कत आपको देखने को मिलती थी। लेकिन इस नए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ इस तरीके की कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती है और ये काम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया करता हुआ नज़र आ रहा है। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और काफ़ी प्रिसाइजली ये काम करता है। अगर आपको गाड़ी मोड़नी होती है, यानी कि जिस तरीके से मैं ये टर्न ले रहा हूँ, तो गाड़ी बहुत ही बढ़िया तरीके से मुड़ती हुई नज़र आती है और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। इनफैक्ट स्टीयरिंग थोड़ा वजनदार भी लग रहा है। अगर आप हाई स्पीड पर चल रहे हैं और हल्का फुल्का मोड़ते हो तो स्टीयरिंग में ना उतना ज़्यादा आपको वो वेट फील होता है। इसके अलावा सस्पेंशंस की अगर हम बात करें तो सस्पेंशंस बहुत ही ज़बरदस्त है। राइड क्वालिटी आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मिल जाती है। पुरानी वाली विटारा ब्रेजा में भी आपको अच्छी खासी राइड क्वालिटी देखने को मिल रही थी और इसमें भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त राइड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। हमने ख़राब सड़कों पर भी इसे चलाया और ख़राब सड़कों पर हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। छोटे मोटे गड्ढे जो सामने हमारे आ रहे थे वहाँ पर तो इस गाड़ी ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। इनफैक्ट अगर जो बड़ा गड्ढा भी आ जा रहा था तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तेज़ झटका देती हुई नज़र नहीं आ रही थी। इसके अलावा गाड़ी के जो टायर्स हैं उनकी ग्रिप काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तेज़ रफ्तार पर भी, यानी कि अगर आप 100-110 की रफ्तार पर भी चल रहे हो तो गाड़ी के जो टायर्स हैं वो चिपक कर चल रहे होते हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि रोड छोड़ रहे हैं तो आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत होगी या फिर आपको कुछ भी थोड़ा सा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होता हुआ दिखाई देगा तेज़ रफ्तार पर भी, अगर आप इस विटारा ब्रेजा को चला रहे होते हैं। फर्स्ट ड्राइव है तो फर्स्ट ड्राइव में हमें गाड़ी को बहुत ज़्यादा चलाने का मौका नहीं मिलता है। हमने लगभग 70-80 किलोमीटर ही इस गाड़ी को चलाया है और इतना ही चलाने के बाद मैं अभी अपना ओपिनियन आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब ये गाड़ी दिल्ली में 3-4 दिनों के लिए हमारे पास आएगी तब हम आपको अच्छे से इस गाड़ी का एक जो रोड टेस्ट रिव्यू होता है ना वो करके देंगे। उस टाइम पर हम इसे चेक करेंगे कि बेहद ख़राब सड़कों पर कैसा रिस्पॉन्स है इस गाड़ी का और साथ ही इंजन की परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलती है। और लॉन्ग रूट पर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी इंजन की परफॉर्मेंस जो माइलेज वगैरह है वो मैं आपको एक्चुअल में बता ही दूंगा। देखो, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो इस गाड़ी में बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी कि अगर आप एक बार ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ इस ब्रेजा की टेस्ट ड्राइव लेंगे तो वाकई आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और जाहिर सी बात है आप मैनुअल के आगे ना विटारा ब्रेजा का जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है उसे ही चुनना पसंद करेंगे। भले ही थोड़ा सा पैसा आपको खर्च करना पड़े लेकिन आप ऑटोमेटिक वेरिएंट की तरफ ज़्यादा अपना झुकाव रखेंगे। मैनुअल भी चलाने में ज़बरदस्त है, जैसा पहले रिस्पॉन्स देती थी विटारा ब्रेजा वैसे ही नई वाली ब्रेजा भी आपको रिस्पॉन्स देती है। ठीक वैसी ही परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट देखने को मिल जाती है मैनुअल गियरबॉक्स से भी, जैसे पुराने वाले वेरिएंट में देखने को मिल रही थी। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, इंजन चेंज हुआ है तो आपको इंजन थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड लगेगा, लेकिन मैनुअल ट्रांसमिशन भी इस गाड़ी का बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मैनुअल चलाओ या फिर ऑटोमेटिक, दोनों ही ट्रांसमिशन के साथ इस गाड़ी का जो इंजन है वो वाकई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा खासा इंजन आपको मिल जाता है, रिफाइंड इंजन है और इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है वो भी आपको ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है। नई मारुति ब्रेजा में आपको 20 से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं और इन सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग्स, ESP के साथ हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स भी शामिल हैं। ...2022 मारुति ब्रेजा 4 वेरिएंट्स में आती है और इस गाड़ी की कीमत 7,99,000 रुपए से शुरू होती है, जो कि जाती है 13,80,000 रुपए एक्स शोरूम तक। अब अगर आपको डुअल टोन वेरिएंट खरीदना है तो उसके लिए आपको 16,000 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। अब देखा जाए पुरानी वाली जो विटारा ब्रेजा है उसके मुकाबले नई वाली जो ब्रेजा है इसकी कीमत में जो बेस वेरिएंट है उसमें लगभग 65,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और जो टॉप मॉडल है उसमें लगभग 2.5 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब 2.5 लाख रुपए बढ़ा दिए हैं तो जाहिर सी बात है आपको कई सारे बड़े बदलाव भी देखने को मिलते हैं और पूरी तरह ये गाड़ी हाई टेक देखने को मिल जाती है। तो नए बदलाव के साथ, नए फीचर्स के साथ, नए इंजन के साथ ये गाड़ी देखा जाए तो पूरी तरह एक फीचर्स पैक्ड गाड़ी है। हालांकि कीमत थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है लेकिन इन कीमतों के साथ ये गाड़ी वाकई आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है।
किसी तरीके की कोई दिक्कत अभी तक मुझे नहीं देखने को मिली है। हालांकि सिर्फ एक कमी है डीजल इंजन की, जो कि इस गाड़ी में नहीं मिलता है। पेट्रोल इंजन है जो कि दिया जा रहा है, और वाकई ये इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि 2022 मारुति ब्रेज़ा का एक डिटेल्ड रिव्यू चाहते हैं।